नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं विज्ञान का विषय और अध्याय नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके इस अध्याय में सबसे पहले दिया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि अन्य जीव पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं किसी न किसी रूप में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। उसके बाद इसमें कृषि पद्धतियों के बारे में हम सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि हम किसी न किसी रूप में पौधों पर निर्भर होते हैं, और जब ज़्यादा मात्रा में पौधे उगाए जाते हैं, एक समूह में बहुत ज़्यादा पौधे उगाए जाते हैं, तो उसको फसल कहा जाता है, जैसे गेहूं की फसल। ठीक है। तो आपको फसल करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको खाना खाना है तो आपको फसल करना ही पड़ेगा। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उसे फसल कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर फसल की अगर बात करें तो भारत देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग वातावरण है, और उसी के हिसाब से फसलें की जाती है। फिर भी यहाँ पर वातावरण के हिसाब से, सीजन के हिसाब से फसलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ फसल और रबी की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, सितंबर अक्टूबर तक, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक होती है। जैसे कि इसमें होता है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। रबी की फसल की बात करें तो ये शीत ऋतु में बोई जाती है। इसका मंथ होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक ही काट ली जाती है। ठीक है। और इसमें आता है आपका गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है तथा अलसी है। ये सभी रबी की फसलों में आते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। अब उसके बाद अपन देखते हैं आधारिक फसल पद्धतियाँ। फसल पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार से फसल पद्धतियों को अपनाया जाता है, क्या प्रोसेज है फसल करने के, तो चलिए देखते हैं। तो फसल प्रोसेज अगर बात करें, क्या क्या मेथड है फसल बोने के, तो सबसे पहले आता है आपका मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसके बाद बुआई की जाती है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, बीज बोना, और बीज बोने से पहले अपन अच्छी क्वालिटी के बीज जो होते हैं उनको छांट लेते हैं। खाद एवं उर्वरक देना और सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण करना, ये प्रोसेस अपनाए जाते हैं। कुछ प्रोसेस इसमें आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि मिट्टी तैयार करना फर्स्ट में आएगा, पर बुआई सिंचाई का काम आप पहले भी कर सकते हो स्टार्टिंग में। ये चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, फिर भी लगभग यही सीक्वेंस आपका चलता है। सबसे पहले आता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी किसे तैयार की जाती है? फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला चरण है। मिट्टी को पलटना या मिट्टी को पोला बनाना होता है। क्या बनाना होता है? पोला, मतलब टोस जो होती है एकदम कठोर होती है, उसको मुलायम सॉफ्ट मिट्टी बनाना होता है, ताकि जो पौधा है उसकी जड़ें गहराई तक जा सके और आपका पौधा अच्छी तरह से श्वास ले सके और पौधा स्वस्थ रह सके। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी पोली रहने से जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी अच्छी तरह से उसमें खाद का काम करते हैं, जैसे कि केंचुए, है ना। और आगे चलते हैं। जो मिट्टी पलटने का कार्य है वो हल की सहायता से किया जाता है। किससे किया जाता है? वही हल की सहायता से। मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला बनाने की जो विधि होती है उसको जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई या जोतना कहते हैं। ठीक है। जिसे हम हल चला करके करते हैं, और हल पहले पुराने ज़माने में हल से करते थे, और अभी के ज़माने में कल्टीवेटर की सहायता से ये काम किया जाता है। कृषि औजारों की बात करें तो इसमें हल आ जाता है आपका। प्राचीन टाइम पे हल चलता था। इसमें एक नुकीला त्रिकोण टाइप एक लोहे का खिला होता था, और बाकी सब लोहे इसका लकड़ी का बना होता था। बाकी इसमें बेल या ऊंट की सहायता से इसको खींचा जाता था। ठीक है। और ये जो तिकोनी पत्ती होती थी इसको फोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल कहा जाता है। और हल शेप्ड। उसके बाद अपन आते हैं, एक तो अलट पुलट करने में कुदाली भी उपयोग में लेते हैं, जो कि अपन हाथों से उसको उपयोग में ले सकते हैं।
और कुदाली को आप एक तरह से बेलों से भी खींच सकते हैं, बड़ी अगर कुदाली है तो। ठीक है, ये डायग्राम आपका यहाँ पर दिया गया है। हल शेप्ड जो आपकी लंबी रोड होती है ये हल शेप्ड कहलाती है। बाकी जो नीचे ये एल टाइप का शेप होता है हल, जिसे हल बोला जाता है, और बेलों से इस प्रकार से इसको खींचा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है कुदाली का, इस प्रकार से जैसे फावड़ा होता है उस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आजकल जो अलट पलट करने का काम है खेती का, वो कल्टीवेटर की सहायता से किया जाता है। ये आपको दे रखा है कल्टीवेटर, जिसे बक्खर बोला जाता है हमारी तरफ, तो आपकी तरफ पता नहीं क्या बोला जाता है। उसके बाद बीजों के लिए तैयारी करते हैं। बीज बुआई का काम, बीज का बुआई का काम करने से पहले बीजों को चयन करते हैं। बीजों का उपचार करना, बीजोपचार करना, या फिर जो खराब बीज है उनको अलग करना, इसका एक विधि आप अपना सकते हैं कि बीजों का आप पानी में डाल करके देखें, जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे हैं, बाकी ऊपर जो रहते हैं तैरते रहते हैं वो खराब बीज हैं, उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब बीज बुआई के परंपरागत औजारों के बारे में बात करते हैं। बीज बोने का जो परंपरागत तरीका है वो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। एक कीप नुमा संरचना होती थी, जैसे कि जो हल होता है आपका, हल शेप या कुदाली जो शेप होता है उसमें कीप नुमा शेप लगा दिया जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे एक एक करके बीज इसमें डाला जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिक ये बीज डल जाते हैं। ठीक है, जबकि आजकल जो विधि अपनाई जा रही है ये वो कल्टीवेटर या सीड ड्रिल जिसे बोला जाता है वो अपनाया जाता है, ट्रैक्टर से चलता है ये। इसमें 9 नंबर, मतलब नॉर्मली 9 दाने होते हैं, 9 बीज एक साथ डलते हैं। ये अलग अलग शेप में कीप नुमा आकृतियाँ, 9 कीप नुमा आकृतियाँ होती है, और एक पर एक टैंक बना होता है जिसकी सहायता से ऑटोमेटिकली ट्रैक्टर की सहायता से बीज डाले जाते हैं। उसके बाद आता है आपका खाद मिलाना, खाद एवं उर्वरक मिलाना। अगर आप रोज रेगुलर हर साल उसी खेत में खेती करते रहते हो तो क्या होता है, उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, वृद्धि में जो मिट्टी में पोषक तत्व है उनमें कमी आ जाती है। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए रखने के लिए, खाद्य पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद या उर्वरक को मिलाते हैं। ये खाद या उर्वरक पौधे के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, जो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं और पौधे को स्वस्थ रखने में और अच्छी पैदावार देने में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद ये एक क्रियाकलाप है खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि, है ना। उसके बाद आगे आ जाते हैं अपन, खाद या उर्वरक। उर्वरक क्या है और खाद क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। उर्वरक जो होता है आपका केमिकल से बनता है और ये इफेक्टिव ज़्यादा होता है, इसको मानव निर्मित होता है और फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है, जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़ें उर्वरक में आती है, जिसे फर्टिलाइजर इंग्लिश में बोला जाता है ना। इनका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बाकी काफ़ी अच्छा होता है, परंतु ये अपनी जो मिट्टी होती है उसको धीरे धीरे न्यूट्रल बना देते हैं, मतलब कि अनउर्वरक बना देते हैं, अनफर्टिलाइज बना देते हैं। और जो खाद होता है आपका, जिसे मुख्य रूप से सड़ी गली चीज़ों से या काव डंग से बनाया जाता है, गोबर से बनाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, धीरे काम करता है, पर ये खेती को बिगड़ने नहीं देता है और लंबे टाइम तक इससे नमी बनी रहती है खेती में, मिट्टी में। और आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, पौधे की जड़ों में होता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन पौधे में डालने का काम करता है, वातावरण की नाइट्रोजन को। अब यहाँ पर हम देखते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है।
उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में ये पोषक पदार्थ तुलनात्मक रूप से थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें खाद के लाभ, तो खाद एक जैविक प्रक्रम है, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, इसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर हो जाता है। अब आगे चलते हैं सिंचाई के बारे में। अब आपको पौधे को पानी देने की भी जरूरत होती है, जो कि रेगुलर बेस पर होना आवश्यक है, जहाँ तक भी आपका पौधा परिपक्व नहीं हो जाता है। तो सिंचाई की टाइम टाइम पे आपको आवश्यकता है। अब अपन बात करते हैं निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और अलग अलग फसलों को और अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के स्रोत के बारे में बात करें तो कुएं हैं, जलकूप है, तालाब है, झील है, नदियां हैं, बांध है, नहर है इत्यादि, ये सिंचाई के स्रोत हैं। ये जो पुराने स्रोत है, परंपरागत स्रोत ये है, जैसे मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, रहट है ना, ये सब सिंचाई के साधन ये यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, ये रहट है। और बाकी आजकल तो अपन डीजल इंजन यूज लेते हैं, और उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक पंप यूज में लेते हैं, और सोलर पंप भी यूज में लेते हैं सिंचाई करने के लिए। सिंचाई यानी कि आधुनिक विधियों के बारे में बात करें तो एक तो है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है, इसमें एक नोजल होता है, जो एक आपने फाउंटेन देखा होगा, जो कि पार्क वगैरह में चलता रहता है, उसी प्रकार से ये घूमता रहता है और अपने आसपास की फसल को ये फव्वारा सिस्टम जिसे बोला जाता है वो काम करता है, छिड़काव तंत्र। जबकि दूसरा सिस्टम होता है ड्रिप तंत्र, इसमें बूंद बूंद सिंचाई योजना भी कहते हैं। ड्रिप मतलब ये हर एक पौधे तक इसका पाइप जाता है, छोटे छोटे पाइप के द्वारा हर एक पौधे तक पहुंचा दिया जाता है, और पौधे की जड़ों तक ये पाइप जाता है, और वहाँ पर उसको पानी को डाल दिया जाता है, इससे पानी वेस्ट नहीं होता। ये दोनों विधियाँ वहाँ पर उपयोग में ली जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। या फिर ये विधि है जो फर्स्ट वाली विधि है, ऊपर वाली फव्वारा वाली जो विधि है, ड्रिप वाली, ये छिड़काव तंत्र, ये ऊंची नीची जगह पर भी बहुत ही अच्छी कारगर साबित होती है। खरपतवार से सुरक्षा की बात करें, खरपतवार से सुरक्षा पाने के लिए आप या तो उसको निराई करते हैं, कुदाली की सहायता से निराई कर सकते हैं, या मशीन की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कीटनाशी का छिड़काव करके, खरपतवार का छिड़काव करके भी इनको नष्ट कर सकते हैं, या फिर मैनुअली आप एक एक करके उपाड़ भी सकते हैं। उसके बाद कटाई का आ जाता है, जब फसल आपकी परिपक्व हो जाती है, पक जाती है, तो कटाई करना होता है। कटाई आप धांतली जिसे धराती जिसे बोला जाता है उससे कर सकते हैं, या फिर आजकल हार्वेस्टर से भी किया जाता है, कंपाउंड जिसे बोला जाता है, और थ्रेशिंग और बीजों को और उसका जो तना वगैरह है, पत्तियां, उनको अलग करना, ये सब थ्रेशिंग कहलाता है। और ये जिस मशीन की सहायता से किया जाता है उसे थ्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजों को पौधे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है, और ये जिस मशीन की सहायता से किया जाता है थ्रेशर भी कहते हैं। और जब एक ही मशीन के द्वारा इसको काट लिया जाता है और इसको निकाला भी जाता है, बीजों को अलग किया जाता है, तो इसको कंबाइंड मशीन भी कहा जाता है। थ्रेशर या कंबाइंड मशीन एक ही है, ये कंबाइंड थोड़ा सा बड़ा रूप है और थ्रेशर छोटा रूप है। ये इस प्रकार से कंबाइंड वर्क करती है, देखिए। अब उसके बाद ये छोटी पुरानी पहले मशीन चलती, विनोइंग, फटकने वाली मशीन, जो कचरा वगैरह वगैरह उड़ा देती है और सेपरेट कर देती है बीजों को। भंडारण का आ जाता है, उसके बाद आप इसको भंडारण करते हैं। इसमें पढ़ लेते हैं अपन। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दाने को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की संभावना अधिक हो जाती है। वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, मतलब उनको दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट
पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। किसमें करते हैं? जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्रों में। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। किसमें किया जाता है बच्चों? साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको ये साइलो और भंडारण गृह दे रखे हैं इस प्रकार से, ये उनको पीड़कों जैसे कि चूहों इनसे सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, ये भंडारण हो गया आपके। अब आता है जंतुओं से भोजन। जंतुओं के बारे में थोड़ा सा आपको दिया गया है। यहाँ पर ये देखना है कि जंतुओं से कौन कौन से जंतु से आपको कौन कौन सा चीज़ मिलता है। जैसे कि आपको खाद्य पदार्थ है, दूध, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, इन सब से। ये भी खेती कृषि पालन के साथ साथ ये पशुपालन का कार्य भी आपको देखने को मिलता है, तो इसकी भी नॉलेज होनी आपको ज़रूरी है। इसका बारे में आपको थोड़ा सा दिया हुआ है। और आप अगर पशुओं के पालने को बड़े पैमाने पर काम करते हो तो उसे पशुपालन कहा जाता है। और ये पशुपालन मुख्य रूप से जब आप खेती करते हो तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा योगदान होता है, क्योंकि इनको पशुओं के लिए चारा खेती से मिल जाता है। तो ये पशुपालन बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है किसानों के लिए। दोस्तों, ये हमारा वीडियो था चैप्टर नंबर 1 विज्ञान कक्षा 8 का। और मुझे आशा है मैंने ये वीडियो आपको समझाया है, चैप्टर आपको समझाया है तो समझ में आ गया होगा। शॉर्टली में अपनी लैंग्वेज में इसको समझाने की प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।